Hello students, I am Uday Singh, Assistant Professor Physics, Government Girls College तारानगर। थर्मोडायनेमिक्स की स्पेशल लेक्चर सीरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इससे पहले हमने ऊष्मागतिकी के प्रथम व द्वितीय नियम पढ़ लिए हैं। हमने द्रव हीलियम देखा, उसका फेज डायग्राम और उसके स्पेशल गुणधर्म। आज हम जानना चाहेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आइए शुरू करते हैं। निर्दिष्ट ऊष्मा परिमेय तथा ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम, निर्दिष्ट हीट थ्योरम एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इससे पहले कि हम इस तृतीय नियम को जाने, हम थोड़ा थोड़ा प्रकाश ऊष्मागतिकी के अन्य नियमों पर डाल देते हैं। हमें पता है कि ऊष्मागतिकी के कुल मिलाकर 4 नियम हैं। शून्यांकी नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। ये अलग बात है कि शून्यांकी नियम प्रथम नियम के काफी बाद आया। तो हम शुरुआत करते हैं शून्यांकी नियम से। शून्यांकी नियम साम्यावस्था को बताता है और वो ये कहता है कि यदि कोई दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ अलग अलग साम्यावस्था में हैं, तो वो आपस में भी साम्यावस्था में होते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि यदि किन्हीं दो निकायों का किसी तीसरे निकाय के साथ अलग अलग ऊष्मीय साम्य है, तो वो आपस में भी ऊष्मीय साम्य में होते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो उन तीनों का टेम्परेचर इक्वल होता है। इस प्रकार ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम ताप की परिभाषा देता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है और वो ये बताता है कि यदि किसी निकाय को हम ऊष्मा दें तो ये दो काम करती है। एक तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है और दूसरा निकाय परिवेश के विरुद्ध कार्य करता है। अर्थात निकाय को दी गई ऊष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और उसके परिवेश के विरुद्ध किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो ऊर्जा संरक्षण को बताता है। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या है? ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम में ये बताया गया है कि कोई भी ऐसी मशीन, कोई भी ऐसा ऊष्मा इंजन बनाना संभव नहीं है जो ली गई ऊष्मा को पूर्णतया कार्य में बदल दे। अर्थात कोई भी ऐसा ऊष्मा इंजन संभव नहीं है जिसकी दक्षता 100% हो। ये ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम है। अब हम देखेंगे कि ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम क्या है और इन नियमों से किस प्रकार भिन्न है। तो ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम निकाय की एंट्रोपी को परिभाषित कर इन्हीं दो साम्यावस्थाओं में स्थित निकायों के बीच एंट्रोपी के अंतर को ज्ञात करता है। यदि किसी निकाय की निरपेक्ष एंट्रोपी ज्ञात करनी हो तो इसके लिए निर्देश तंत्र की आवश्यकता होगी जिस पर एंट्रोपी का मान ज्ञात हो। परंतु ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम निर्देश तंत्र की एंट्रोपी को व्यक्त करने में असमर्थ होता है। निर्देश तंत्र की एंट्रोपी की सीमा ज्ञात करने के प्रयास निर्णय ने सन 1906 में न्यून ताप पर
पदार्थों के गुणों के अध्ययन से प्राप्त परिणामों के आधार पर एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे निर्दिष्ट का ऊष्मा प्रमेय कहते हैं। इसके अनुसार परम शून्य ताप पर संघनित तंत्र की सभी अभिक्रियाएं तंत्र की एंट्रोपी में बिना परिवर्तन हुए संभव होती है। अर्थात at absolute null point all the actions proceed without change in the value of the total entropy of the system। तो निर्दिष्ट ने क्या कहा कि परम शून्य ताप पर संघनित तंत्र की सभी अभिक्रियाएं तंत्र की एंट्रोपी में बिना परिवर्तन हुए अग्रसर होती है। अर्थात यदि परम शून्य ताप हम प्राप्त कर लें तो उसके ऊपर जो भी अभिक्रियाएं होंगी उनमें एंट्रोपी चेंज नहीं होगी, एंट्रोपी उतनी ही बनेगी। इस प्रमेय की उपयोगिता इतनी ज्यादा है कि फाउलर और गगनहाइम ने इस प्रमेय को ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम कहा। इस नियम के अनुसार यदि तंत्र परम शून्य ताप पर है तो इसकी एंट्रोपी सार्वत्रिक नियतांक होती है और सुविधा की दृष्टि से इसे शून्य के बराबर मान सकते हैं। If a system is at absolute zero, its entropy will be a universal constant. For convenience, it may be taken as zero. ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम की भांति इस नियम के कई स्टेटमेंट हैं। उनमें से एक स्टेटमेंट मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया। प्लांक के अनुसार न केवल तंत्र की कुल एंट्रोपी परम शून्य ताप पर शून्य होती है बल्कि तंत्र की सभी प्रावस्थाओं में एंट्रोपी का मान भी शून्य होता है। अर्थात परम शून्य ताप पर ठोस या द्रव की एंट्रोपी जीरो होती है। एंट्रोपी ऑफ ए सॉलिड और लिक्विड इज जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर। लेविस और रेंडल ने इस नियम का प्राकथन एक अन्य तरीके से दिया। उनके अनुसार प्रत्येक तंत्र की एंट्रोपी परिमित एवं धनात्मक होती है, लेकिन परम शून्य ताप पर एंट्रोपी का मान शून्य हो जाता है और शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थों के लिए तो निश्चित ही एंट्रोपी का मान शून्य होता है। So every system has a finite and positive entropy, but at the absolute zero of temperature, the entropy may become zero, and does so become in the case of a pure crystalline substance। तो मतलब ये हुआ कि परम शून्य ताप पर एंट्रोपी है वो जीरो हो जाती है, शून्य हो जाती है। ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम परम शून्य ताप के निकट पदार्थों की प्रकृति एवं व्यवहार को समझने में सहायक होता है। इस नियम का महत्व तो इसलिए भी है कि इसकी सहायता से पदार्थों की निरपेक्ष एंट्रोपी की गणना भी की जा सकती है तथा इसके द्वारा हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा H, गिब्स फलन G के भौतिक अर्थ भी ज्ञात किए जा सकते हैं, परंतु यह नियम शुद्ध क्रिस्टलीय ठोसों के लिए ही वैध है। प्रायोगिक परीक्षणों से पता चलता है कि घोलों सॉल्यूशंस, अति शीतल द्रवों सुपर कोल्ड लिक्विड्स और अक्रिस्टलीय पदार्थों यानी अमोर्फस की एंट्रोपी परम शून्य ताप पर शून्य नहीं होती। इन अपवादों को एंट्रोपी के भौतिक अर्थ द्वारा समझाया जा सकता है। अब यहाँ एंट्रोपी का फिजिकल मीनिंग हम देखेंगे। एंट्रोपी पदार्थों में परमाणु या अणुओं की अव्यवस्था का मापन होता है। पदार्थों में परमाणु की अव्यवस्था जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक उसकी एंट्रोपी होगी। परम शून्य ताप पर उपरोक्त पदार्थों की परमाणु संरचना अव्यवस्थित होती है, इसलिए परम शून्य ताप पर इनकी एंट्रोपी का मान शून्य नहीं होता। गणितीय रूप से ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम को निम्न रूप में लिख सकते हैं। लिमिट T⁻0 एंट्रोपी S इक्वल टू 0, यानी परम शून्य ताप पर एंट्रोपी 0। इस नियम के द्वारा पदार्थ के निरपेक्ष एंट्रोपी की गणना करना संभव है। स्थिर दाब पर एंट्रोपी के परिवर्तन को निम्न समीकरण के द्वारा दर्शा सकते हैं। ds बराबर dq/t, dq का मान रखते हैं cp/dt/t। यहाँ स्थिर दाब पर पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा cp है। माना एक ठोस को 0 केल्विन से T केल्विन तक गर्म किया जाता है। ताप T ठोस के गलनांक से कम है तो इससे एंट्रोपी में परिवर्तन कितना हो जाएगा? डेल्टा H बराबर S एंट्रोपी एट T टेम्परेचर माइनस एंट्रोपी एट 0।
So 0 to T Cp dt by T, या St इक्वल टू S0 प्लस 0 to T Cp dt by T। यहाँ S0 परम शून्य ताप एंट्रोपी का मान है जो कि काल्पनिक राशि है। 0 केल्विन से T केल्विन ताप के बीच Cp by T का मान सदैव धनात्मक होता है। आता है एंट्रोपी एट एनी टेम्परेचर T will be greater than entropy at absolute zero। तो ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम से शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थों की एंट्रोपी परम शून्य ताप पर शून्य होती है, तो ये जीरो। तो यहाँ से एंट्रोपी एट एनी टेम्परेचर विल बी 0 to T Cp dt by T। तृतीय नियम एंट्रोपी या निरपेक्ष एंट्रोपी कहलाती है। उपरोक्त तथ्य से स्पष्ट है कि किसी भी ताप पर पदार्थ की एंट्रोपी परम शून्य ताप पर एंट्रोपी से ज्यादा होती है। अतः ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम का विकल्प निम्न रूप में कथन कर सकते हैं। वैकल्पिक स्टेटमेंट ऐसे हो सकता है, किसी भी प्रक्रिया के द्वारा चाहे वह कितने भी आदर्श क्यों न हो, परिमित चक्रों में निकाय का ताप परम शून्य ताप तक कम करना संभव नहीं। यह केवल उपगामितः प्राप्य है, अर्थात एसिम्प्टोटिकली रिजल्ट है ये। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि हम एब्सोल्यूट जीरो प्राप्त ही नहीं कर सकते। इस नियम को परम शून्य ताप के अनुगम्यता अनअटेनेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का नियम भी कहते हैं। अतः तृतीय नियम ऊष्मागतिकी का प्रथम और द्वितीय नियम की भांति कोई नई अवधारणा को जन्म नहीं देता, बल्कि एंट्रोपी की सीमा का निर्धारण करता है। तो इस प्रकार से जो तीनों नियम हमने पहले देख लिए थे, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, और थर्ड लॉ है वो कोई नई अवधारणा नहीं बताता, वो एंट्रोपी की लिमिट बताता है कि एंट्रोपी कितनी चेंज होगी, और परम शून्य ताप पर एंट्रोपी अधिकांश पदार्थों की शून्य होती है। तो ये तृतीय नियम, इससे हम ये समझ सकते हैं बात कि कोई भी जो प्रक्रिया है उसमें एंट्रोपी हमेशा बढ़ती ही है। जब ताप बढ़ता है तो एंट्रोपी बढ़ती है, और परम शून्य ताप पर अधिकांश पदार्थों की एंट्रोपी है वो जीरो।